बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। द लास्ट स्टार में खुशामदीद। मैं हूं हमसा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना अजीम साहब। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ की सियासी कॉल्स और लंदन की सड़कों पर चहलकदमी ने एक बार फिर नवाज शरीफ की सेहत के बारे में सवालात उठा दिए हैं। क्या मियाँ नवाज शरीफ का सियासत में मुतहर्रिक होने का बड़ा एक पैगाम यह है कि शहबाज शरीफ से उनके कुछ इख्तलाफात हैं? मरियम नवाज भी कुछ दिन पहले मंजर पर आई, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से गायब हो गई। मौलाना फजलुर रहमान से नवाज शरीफ ने खुद राबता क्यों किया? ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उनको राबता करना पड़ा? क्या नून लीग में अंदरून खाना कोई इख्तलाफ मौजूद है जिसने नवाज शरीफ को खुद आगे करके नून लीग की पोजीशन क्लियर करने पर मजबूर कर दिया है? और मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत अब कैसी है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाशमी साहब, क्या हुआ? इतनी सियासी हलचल हो गई, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की बातें हुई, उनकी रिपोर्ट्स को भी गलत करार दे दिया गया कि रिपोर्ट्स जाली थी। मरियम नवाज नैब गई, पथराव हुआ, आप खामोश रहे। खामोशी की कोई खास वजह? देखिए, ये इस पूरी सियासी हिलजुल को आप भी देख रहे हैं और मैं कभी खामोश नहीं रहता। मैंने उसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरियम नवाज का नैब के सामने आना और मियाँ नवाज शरीफ की जो चेल कदमी है या चेल पेल है सियासत के अंदर, तो उस पर भी मैं कमेंट करता रहता हूँ। अब आपने पूछा है तो ये एक जो सियासत के मामूलात हैं उसमें कोई बहुत बड़ा तब्दीली नहीं आ गई। नवाज शरीफ साहब को यहाँ से मुल्क जो बाहर भेजा गया, उसके बोर्ड पे जो डॉक्टर फैसल साहब हैं, जो आजकल हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो शौकत खानम के भी हेड थे, उनकी राय भी इमरान खान साहब ने ली थी और उनकी राय भी यही मिली बकौल इमरान खान साहब के कि उनको हर कीमत पे बैरून मुल्क भेजा जाए। तो इसके बाद मेरे ख्याल में उसके ऊपर ये हमारे दोस्त जो हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो ऐसे क्वेश्चन उठा के अपना एक बात उड़ती है ना, बात उड़ती है कि आपने ही भेजा है और आप ही कहते हैं रिपोर्ट गलत है। तो एक तो ये बात अपनी जगह पे। अच्छा, अगर वहाँ गए हैं तो असली तौर पर आप देखें सेहत के लिए गए हैं ना। अगर सेहत उनकी बेहतर हुई है और वो उसको आप कहें कि क्यों हुई है, ये और ज़्यादा अजीब सूरत हालात है। उनकी सेहत बेहतर हुई है, डॉक्टर जब उन्हें कहेंगे या यहाँ से या उनको सेहत के बारे में वो सर्टिफिकेट देंगे तो वो कैसे रह सकते हैं लंदन के अंदर? वो तो पाकिस्तान में वो खुद भी उनको आना पड़ेगा। उसको एक माहौल बना के कि हम ले आएंगे पाकिस्तान के अंदर, खींच के ले आएंगे, बुला के ले आएंगे, ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ सियासत को एक गलत रंग दे दिया गया है। सिर्फ इसी ज़बान की खराबी ने सियासत को ख़राब कर दिया है। वरना इमरान खान का हक है वो 5 साल बैठे रहे, अपनी हुकूमत चलाएं। मैं तो ये मेरा अपना मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी शायद एग्री करे ना करे, मैं कहता हूँ हर कीमत पे एक सिविलियन वज़ीर आज़म को, वो जैसे भी आया, इस मुल्क में सिविलियन वज़ीर आज़म को पूरा वक्त नहीं दिया जाता, तो वो बैठे चलाए, गलतियाँ हैं उनसे सीखें और उससे कौम को पता चले कि हमें कोई फ़ायदा दिया या नहीं दिया। लेकिन रास्ते के अंदर इमरान खान का रास्ता भी नहीं रोकना चाहिए। और जहाँ तक सियासत में ये कहें कि ये अपोजिशन वाले बात न करें, अगर मरियम जाएगी नैब के सामने, मुझे आप बताएं, राना साहब भी और तारड़ साहब भी, मैं 40 से ज़्यादा पेशियाँ भुगता था। आप ही राना साहब जेल में भी मेरे साथ थे। मैं तो आता था बाहर, लोग आते थे, जमा हो जाते थे, प्रेस आ जाता था,
इंटरव्यूज लेते थे, ये पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो मरीम नवाज के साथ हुआ है सबके साथ होता है। ये बड़ी और बात है कि उसके जाने पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो ये होते रहते हैं, इसको घबराना नहीं चाहिए। जो हमारी हुक्मरान वक्त है उनके कबूल करना चाहिए सूरत साहब। हाशमी साहब, आपने एक रीत डाली, मैं बागी, आपका एक नारा निकला और आपने आमरीत के दौर में बड़ा डट के मुकाबला किया। हमने देखा आपने बड़े जबर भी सहे आपने, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये क्या वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो बाहर चले गए, बीमारी क्या बिल्कुल ठीक, अल्लाह ने सेहत कामला अता फरमाए, क्या शहबाज शरीफ की खामोशी जो थी उनके जाने के बाद और उनका बयानिया और मियां साहब के बयानिए में फ़र्क, क्या इससे मुस्लिम लीग को नुकसान नहीं पहुंचा? और शहबाज शरीफ का बयानिया जो था वो मियां नवाज शरीफ वाला बयानिया क्यों नहीं रहा था? देखिए, मैं तो ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि बयानिया एक ही होता है। नवाज शरीफ के साथ हम सब थे, अब भी हैं। और मैंने छोटा सा बयानिया से हट के कह दिया कि इमरान खान को 5 साल के लिए रहने दिया जाए, अपोजिशन तंग ना करे, तो आप क्या कहेंगे? ये तीसरा बयानिया आ गया है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब का शुरू से भी यही सोच वो पार्टी के अंदर कहते भी रहे हैं कि हम ज़्यादा एक्सट्रीम के ऊपर जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें कुछ उनके साथ बातचीत करते रहना चाहिए। लेकिन क्या पार्टी सारी जो है, अगर उनका मौक़िफ़ और होगा तो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ और होगा? नहीं, जो पार्टी का मौक़िफ़ होगा, जो नवाज शरीफ का बयानिया होगा, अल्टीमेटली वही आएगा मंजर आम पर। ये तो इसको बड़े इख्तलाफात की बेस न बनाएं। इससे पार्टी के अंदर कोई जंग व जदल नहीं है, हर आदमी अपनी राय का आज़ार करता है। फाइनल जो वहाँ पे लफ्ज़ होता है वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए को ही हतमी शक्ल दी जाती है। अब आपने दूसरी बात की है, आपने कहा कि भाई जी हाशमी साहब, ये भी कह दीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जमानत पर बाहर गए, क्या उनको अखलाकी तौर पर वहाँ पर जाके सियासी सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए, सियासी सरगर्मियाँ रखनी चाहिए? जैसे उन्होंने मौलाना साहब को भी फ़ोन किया, वो ज़मानत पर बाहर गए हैं, इलाज करवाने गए हैं, क्या उनको अखलाकी तौर पर सियासत करनी चाहिए वहाँ बैठ कर? मैं वैसे आपसे अर्ज़ करूँ, आप जो बात फरमा रहे हैं कि वो वहाँ जाके इतने बीमार हैं कि जब उनकी सेहत बेहतर हुई है, अगर एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये फिर उनकी कमज़ोरी होगी। अगर उनमें हिम्मत है, थोड़ी सी भी सेहत बेहतर होती है, उन्हें ज़रूर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी वहाँ पे इलाज छोड़ के इधर भाग के आ जाएं, लेकिन वो टेलीफोन भी बंद ना करें, मुल्क के मामलात के अंदर इंटरेस्ट भी ना लें, तो वो ऐसा मर्दे बीमार नहीं होता। अगर वो इतने मर्दे बीमार हो गए तो फिर उनकी क्या ज़रूरत है मुल्क को? उनको मुल्क को नहीं भूलना चाहिए। बीमारी के सूरत में वो वापस आए, बीवी को वहाँ पे बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए, पेशी हुई, जेल में गए, कभी वो नहीं भागे, वो आएंगे और सियासत भी भरपूर तरीके से करनी चाहिए। उन्हें जब भी मौका मिले उन्हें राब्ते करने चाहिए। हाशमी साहब, अब मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से पिछले 5 माह से बातें चल रही थी। पीपल्स पार्टी नून लीग में बड़ी कुर्बत भी हो गई। मुझे याद है एक दफ़ा आपने कहा था दोनों का नज़रियाती बड़ा इख्तलाफ है, इनकी कुर्बत मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्बत हो गई है इनकी। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ अब मुत्तहिदा अपोजिशन की सदारत करने के लिए तैयार नहीं है क़यादत, हमजा भी बिलावल भी तैयार नहीं है, मौलाना साहब सिर्फ तैयार हैं, और अभी तक मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिदा नहीं हो सकी, ना कोई रहबर कमेटी का इजलास, और मौलाना साहब अपना एक लहदा छोटे जमातों से इत्तेहाद बना रहे हैं। क्या मुस्तकबिल करीब में आपको नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे?
राना साहब, मैं तो आपकी दो जो बड़ी पार्टियां हैं, मैं दोनों का सदर रहा हूँ। मैं दोनों पार्लियामेंट बोर्ड का भी, तहरीक इंसाफ का तो मैं चेयरमैन भी रहा हूँ। मैंने दोनों से जब मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हुआ, मैंने वो ओहदे भी वापस कर दिए, अपनी सीटें भी दोनों तरफा वापस कर दी। अब मुझे कोई ओहदे की ज़रूरत भी नहीं है। आपने जब बात पूछी है तो मैं खोल के बात बताऊंगा कि अपोजिशन जो है वो पहले दिन से कभी इकट्ठी नहीं होती। ये बल्कि अच्छी बात है इमरान खान के लिए कि उनको मौका मिलता है काम करने का। अगर आज इकट्ठे होके वो इमरान खान को उठा के बाहर फेंक दें तो क्या उससे स्टेबिलिटी मुल्क में आएगी? मैं नहीं समझता। अगर उनमें इख्तलाफ है वो इख्तलाफ रहने दे। ये नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह है। मैं आपको बता रहा हूँ, दो पार्टियों का मैं सदर रहा हूँ, तो मैं आज पीपल्स पार्टी जाऊँ वहाँ पे भी मुझे कोई ओहदे से इनकार नहीं करेगा। वो ये बातें छोड़ दें, इत्तेहाद की बातें छोड़ दें। अभी उनको सोचना चाहिए। और उनको मैं समझता था कि इतनी जल्दी मौलाना साहब बाहर निकले थे तो अखलाकी तौर पर साथ दिया। मैं ज़ाती तौर पर समझता था कि उनको अभी इस तरीके से नहीं निकलना चाहिए। तो मैं तो बल्कि ये कहने के बावजूद उनके जुलूस में गया, मुल्तान में जाके खड़ा हुआ, तकरीर की, हिमायत की, लेकिन उनको बता दिया कि आप बहुत तेज चल रहे हैं। इस मुल्क को सिविलियन चेहरों के खिलाफ इतना शदीद रद्द अमल नहीं देना चाहिए। अभी ये पार्टियां इख्तलाफ कोई नहीं है। वो पार्टी एक तो नहीं बन जानी, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक तो नहीं बन जानी। मौलाना साहब एक तो नहीं, उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने हैं, उनके अपने मैनिफेस्टो हैं, उनके अपने प्रोग्राम हैं, उनके अपने नजरियात हैं। लेकिन उनको जिदोजहद करने के लिए एक तरीका ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जरूर पैदा हो कि अगर कोई वजीर आजम अपनी ताकत से नहीं आता, किसी और ताकतों के साथ आता है, वो मुल्क नहीं चला रहा होता, नुकसान कर रहा होता है, तो उसका लोगों को इसकी बेदारी देनी चाहिए। अवेयरनेस देने की ड्यूटी है इन पार्टियों की। इससे बढ़कर इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इमरान खान को उठा के बाहर फेंक दें। जी ठीक है हाशमी साहब, बयानियाँ तो चलें ऑपोजिशन पार्टीज़ का एक नहीं हो सकता, लेकिन अगर नून लीग ये कहे कि मौलाना साहब एहतजाज करें, हम इनको सिर्फ सपोर्ट करेंगे लेकिन हम सड़कों पर नहीं निकलेंगे, वो तहरीक निकालें, तहरीक चलाएं, लेकिन नून लीग उसका हिस्सा नहीं बनेगी, क्या नून लीग ने ऐसे ही ऑपोजिशन करनी है कि मौलाना साहब बाहर निकलें या कोई और बाहर निकले और आकर एहतजाज करे? नहीं, देखें, जब ये पार्टियां ज़रूरत महसूस होंगी, आप बहुत सीनियर लोगों में से हैं, ये पार्टियां जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन का ऐलान किया था, एक दिन के अंदर सारी की सारी पार्टियां जो बिखरी हुई थी कैसे इकट्ठी हो गई। देखिए, जो मौका सियासतदान देखता है उसके बाद वो सारी चीज़ें छोड़ के एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, जो एक दूसरे से मिलते नहीं थे। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, बारहा हुआ है। अयूब खान के खिलाफ भी ऐसे ही हुआ, तमाम लोग इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते थे। इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आते थे, पीपल्स पार्टी अकेली होती थी, तहरीक वो मौला तारिक कादरी साहब वो अलग होते थे, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो पार्टियां इकट्ठी होती हैं, इंतखाबात तक ले जाते हैं, माशाल्लाह की गवर्नमेंटों को भी सच झुकाना पड़ता है, तो इमरान खान कैसे नहीं झुकाएगा। लेकिन उसके के लिए कहें कि आज इकट्ठी हो के ऐलान करें, चलें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो वक्त आज जो ही वक्त आएगा, उसकी नब्ज़ें जो हैं उसके ऊपर हाथ होता है अपोजिशन का, उस वक्त अजहार भी होते हैं करते हैं। मैं आपको पेशीन कोई कर देता हूँ कि जो ही ये वक्त अभी सामने आएगा तो एक लम्हा नहीं लगेगा इनको इकट्ठा होते हुए। ये सारी पार्टियां इकट्ठी होती नहीं हैं,
इमरान खान भी इनके साथ सारी 20 साल का जो जिद्दोजहद कहते हैं वो इनके साथ ही करता रहा है। परवेज मुशर्रफ के साथ भी जाके बैठ गए थे, लेकिन नवाज शरीफ के साथ भी बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी इमरान खान साहब बैठे हुए थे। ये इशू बड़ा नहीं है जिसको आप जैसे तजर्बाकार समझते हैं। ये इशू इस तरीके से हमने ज़हन में रखा हुआ है, बढ़ाते जाते हैं बातें, लोग भी यही सुनते हैं क्योंकि जी हाशमी साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो फिर यही बातें चलती हैं। हाशमी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी हमने भी देखा वाकई मियां नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो रही है और अब तो अदालतों में भी केस चले गए और हुकूमत उन्हें वापस लाने भी के हवाले से भी सोच रही है। जब मियां नवाज शरीफ साहब की अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हो गई है, वो चल फिर रहे हैं, ठीक हैं, अब उन्हें समझ जाए कि वो बेहतर काम कर सकते हैं, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस नहीं आ जाना चाहिए? पाकिस्तान में इलाज मौजूद है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलाज बेशुमार हैं। इसके बावजूद तमाम दुनिया के लोग जो हैं वो भी, जो लंदन में इलाज है, जो अमेरिका के अंदर है, हमसे वो काफ़ी एडवांस हैं। मैंने नहीं भेजा, आखिर ये मौजूदा वज़ीर सेहत साहब ने क्यों भेजा है? जब भेजा है तो फिर वहाँ के डॉक्टर अपने पेशेंट के बारे में फैसला करेंगे कि ये अब ठीक हैं, अच्छी तरीके से ये ट्रैवल भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। वो उसी दिन शाम का जहाज पकड़ेंगे और पाकिस्तान में आएंगे। वो वहाँ नहीं रह सकते हमेशा के लिए, उन्होंने ये वहाँ नहीं रहना। पाकिस्तान की सियासत में आना है, रोल प्ले करना है और वो मुस्तकबिल के सबसे बड़े, आप अंदाज़ा करें, सारे सर्वे कह रहे हैं 75% लोग उनको वोट देना चाहते हैं। वो क्यों नहीं लेंगे? वो इतने वोट बैंक को खुद अपने हाथों से तबाह क्यों करेंगे? वो तो एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे कि अपने लोगों के अंदर आके खड़े हों, उनकी मुश्किलात के अंदर आगे बढ़ के उनका हल पेश करें और हाशमी साहब एक गैर सियासी सवाल करना चाह रहा हूँ और पाकिस्तान को। हाशमी साहब एक गैर सियासी सवाल करना चाह रहा हूँ, गैर सियासी, आप मेरा इशारा समझ जाएंगे, क्योंकि क्या मियाँ साहब का बाहर जाना और बड़े अरसे तक मरियम साहिबा की खामोशी और शहबाज शरीफ साहब की नरमी डील थी या कुछ और था? डील या कुछ और? देखिए मैं गैर सियासी सवाल है क्योंकि आप हमेशा सीधी मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं, जो है मरियम नवाज जो है वो घर से बाहर खुद निकली हैं या उनको बुलाया गया है? देखिए ये हम ऐसे बातें कर रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे कि ये आखिर ये चीज़ क्यों हुई। जब आप बुलाएंगे और वो ज़मीन के इशूज़ पे जो और मराइल पे भी उसके ऊपर क्वेश्चन उठ चुके थे। सर, मैं यही कह रहा हूँ ना, मरियम को बुलाने से पहले खामोशी क्यों थी? वो लीडर बन के आएगा। हाशमी साहब बुलाने से पहले खामोशी क्यों वो थी? फिर भी मैं अर्ज करता हूँ उनको, ये जो मामला तय कर रहे थे जैसे भी कि कौन सा मौका है, कब बाहर आना चाहिए, ये फैसला उनके घर के करते थे। मियां नवाज शरीफ ने करना था या शहबाज शरीफ ने करना था, ना ये मैंने करना था, ना आपने करना था, ना हुकूमत वक्त ने तय करना था। हुकूमत वक्त ने मौका दिया तो जरूर बाहर आ गई। जी ठीक है। हाशमी साहब ये कह दीजिएगा, क्या मियां नवाज शरीफ साहब वाकई नजरियाती हो चुके हैं? क्योंकि आप ही ने कहा था कि जिलावतनी के दौरान मदीने में जब आपकी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने तब भी आपको कहा था कि अब मैं नजरियाती हो चुका हूं, लेकिन उसके बाद आपने उनको छोड़ दिया था। अब आप समझते हैं कि क्या वाकई वो नजरियाती हो चुके हैं? देखिए एक बात पे तो उन्होंने उन नजरियात के लिए, मैं समझता हूँ किसी ये बिलावजह नहीं कह रहा, मुझे उनसे ये कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा जो भी आपकी बात है, सोच है, मुझे आप ये अर्ज करने दें कि मियां नवाज शरीफ से मेरे बेशुमार इख्तलाफात हैं। अभी भी मुझे इस पार्लिमानी इलेक्शन में उन्होंने कहा कि साथ देंगे,
लेकिन मुझे नहीं कहा लड़ने को, तो मुझे कोई फ्यूचर के अंदर भी कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश है लेकिन कोई ज़्यादा तवक्को उम्मीद नहीं है। बात यह है कि नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा, जो वज़ीर आज़म होता है इस मुल्क में कैसे होता है, एक दफ़ा भी कोई नहीं हो सकता जो बन जाए और उसके बाद वो फिर उसी वक्त अपने नज़रियात के लिए जंगें लड़े और वज़ारत उज़्मा अपने हाथों से दफन करके बाहर आ गए। दूसरी दफ़ा फिर आए तो फिर तो समझ आ जानी चाहिए थी कि मैं इन जगहों पे इख्तलाफ नहीं करूँगा तो बैठा रहूँगा। वो फिर लड़े, फिर वो बाहर भेज दिया गया था। फिर तीसरी दफ़ा आ जाना कोई मुमकिन ही नहीं था, आ गए और आते ही फिर उन्होंने उन्हीं चीज़ों पे इख्तलाफ किया। जब उनको कहा गया तो ये नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा भी अपनी वजारत अपने हाथों से खोल के वहाँ बैठे हैं। ये नज़रियात के लिए नहीं है। आप सोचें कि कोई भी आदमी नहीं करेगा, ये छोटी बात नहीं है। मैं इतनी कुर्बानी पता नहीं दे सकता या न दे सका, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं तो जंग लड़ता हूँ, मुकाबला करता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी कहता हूँ, अपनी इसकी क़यादत को भी कहता हूँ, एहतराम भी करता हूँ, लेकिन कहता हूँ क्योंकि मेरा कुछ को बिगाड़ नहीं सकता। मेरे ना कोई बहुत सारे एसेट्स हैं, ना मेरे कोई ऐसे, तो उनके लिए तो बात करती है अपनी वालदा को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने वालदैन को, अपने बच्चों के तमाम चीज़ों को सोचना पड़ता है। लेकिन ये अकेला नवाज शरीफ का जो सवाल है साहब एक कि ये बता दें, चूँकि आप बड़े करीब रहे हैं, मैंने आपको बड़ा करीब से देखा। मुझे पता है कि जावेद हाशमी अब कौन है, बहुत से लोगों को शायद ना पता हो। हाशमी साहब, इमरान खान की हुकूमत है, वज़रा कैसे हैं कैसे नहीं, ईमानदारी के लिहाज से या काम के लिहाज से इमरान खान और मियां नवाज शरीफ क्या मुवाजना करते हैं? देखिए बात ये है, बात सुनिए, मैं दोनों को जानता हूँ। मुझसे मुवाजना आप करेंगे, मैंने जब इमरान खान को, मियां साहब से मेरी कोई नाराज़गी थी या नहीं थी, मियां साहब ने मुझे पार्टी के अंदर मैंने जब दोबारा मिला हूँ तो एक ही सवाल मैंने कहा, मियां साहब मुझे क्यों निकाला तो वो थोड़ा चुप कर गए। लेकिन 4 वज़रा बैठे थे, साद रफ़ीक थे, परवेज़ रशीद थे, आसिन इकबाल थे, तो 2, 3, 4 ने मिल के कहा, मियां साहब कढ़िया तुसी सी। अच्छा, मियां साहब, कोई वजीर नहीं कहता। तो ये आप मेरी कहानी तो यहाँ पे बंद हो जाती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान से जब मैं कराची में गया, वो मुझे लेने आए, मुझे बैठ के गाड़ी चलाई में लेके गए, जो सऊदी अरब के बादशाह के लिए बाद में चलाई है, पहले मेरी गाड़ी चलाई कराची जलसे में। बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं 35 साल के बाद यहाँ मैं स्टीयरिंग पे बैठा हूँ। इमरान खान के ये लफ्ज़ थे, तो मैं एहतराम करता हूँ, मुझे एहतराम के साथ लेके गए। लेकिन जो बातें वहाँ पे चली, जो बयानिया था पार्टी के अंदर और बाहर, मैं उसकी तफसीलात में इस वक्त नहीं जा सकता। मुझे अफसोस हुआ। मैंने कहा, इमरान खान, मेरा दिल करता था उस गाड़ी से मैं छलांग लगा के नीचे गिर जाऊं और उसी एक्सीडेंट में मैं मर जाऊं पहले दिन। तो देखिए, मैं कहता हूं कि इमरान खान को मौका मिल गया, ये छोड़ दें, मुवाजना ना कराएं। मियां साहब के साथ भी मेरे गिले शिकवे भी हैं, लेकिन इनसे मुवाजना ना कराएं। नवाज शरीफ का पब्लिक के सामने इत्तफाक से जितने तीनों अदवार आए हैं, शायद हम मीडिया के लोग, मेरे जावेद हाशमी वगैरह वो इत्तफाक ना करें, लेकिन जितनी तरक्की चीज़ें मुल्क की चल रही थी उसको मैंने इमरान खान से कहा था कि ना छेड़ें, इलेक्ट हो जाएंगे हम, दूसरा इलेक्शन आपने हमारी पार्टी लड़के जीत जाएगी। लेकिन अभी
आपकी पार्टी नहीं जीत सकेगी, और अगर आपको किसी ने बिठाया तो आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे, आपकी तैयारी नहीं है। तो मैं यही चीज़ें उनसे कहता रहा था, आज भी कहता हूं कि इमरान ने प्री मैच्योर पावर के लिए ज़्यादा एम्बिशियसनेस का इजहार किया है। जी ठीक है, इमरान खान ने ज्यादा एम्बिशियसनेस का इजहार किया है। वो नवाज शरीफ छोटा है या बड़ा है। हमारे साथ मौजूद थे हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दीगर इश्यूज हैं, उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की तस्वीर आते ही पाकिस्तानी सियासत का दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ गया है। इसका नतीजा है कि हुकूमती वुज़रा और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। वफाकी वुज़रा ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट समेत मेडिकल बोर्ड पर भी सवालात उठा दिए और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की सेहत के बारे में वफाकी हुकूमत को गलत मालूमात फराहम की गई थी, रिपोर्ट्स जाली थी, लिहाजा नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। और उनकी रिपोर्ट्स जाली होने की वजह से कई सवालात उठ गए हैं। तो सवाल तो ये उठता है, क्या महकमा सेहत पंजाब इस सारे वाक़े से लाइल्म रहा था या फिर सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल हो गया? EDTA नामी केमिकल की ज़्यादा मिकदार वाला डॉक्टर शहबाज गिल साहब का बयान कितना दुरुस्त है और अब पंजाब हुकूमत इस मामले में क्या इंक्वायरी करवा रही है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, कहिएगा, अब पूरा सिनेरियो ये बन रहा है कि वफाकी हुकूमत के साथ तो धोखा हो गया, उनको किसी पर्दे में रखा गया और जिम्मेदारी सारी आ गई महकमा सेहत पंजाब के ऊपर। तो क्या महकमा सेहत पंजाब को यह कहा जा रहा है कि आपने सहूलतकारी की, या आप इतने नाअहल थे आपको समझ ही नहीं लगी कि रिपोर्ट्स फोर्ज्ड होती रही, रिपोर्ट्स में टेम्परिंग होती रही और मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए? मेरा ख्याल है जी, ये चीज़ों को जितना ट्विस्ट किया जाए वो कम है। मसला ये है कि अगर जिन्होंने कहा है रिपोर्ट्स के बारे में, तो मैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ। सबसे पहले तो नैब ने जब नवाज शरीफ साहब को हमारे पास भेजा तो एक रिपोर्ट उन्होंने भी करवाई। तो मकसद ये था, किसी बात पे उन्होंने उनके जो मौलिज थे उनसे कहा कि भाई रिपोर्ट करवाएं आप। जब उनकी रिपोर्ट आई तो फिर वो जब हमारे पास आए तो उसके बाद जब उनकी यहाँ रिपोर्टिंग की तो उनको उनके प्लेटलेट्स कम आए। अच्छा, अब मकसद ये है कि एक मेरी सीनियर प्रोफेसर जिनका नाम डॉक्टर फ़ायज़ा है, फ़ायज़ा बशीर, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उन्होंने ब्लड ड्रॉ खुद किया, सिर्फ अच्छा। इस चीज़ से कि कोई गड़बड़ ना हो। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि अपना लैब्स तक पहुंचाने का काम भी खुद किया और ख़ुद जाके टेस्ट भी किए, सारा कुछ देखा। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जो भी सिम्टम्स थे वो सारी चीज़ें टेस्ट जो थे सामने आए, फिर उसके बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट शुरू किया गया। उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दिए गए, उनको स्टीरॉइड्स भी शुरू किए, सारा ट्रीटमेंट 14 दिन वो हमारे अंडर ट्रीटमेंट भी रहे। तो जो बोर्ड उनको एग्जामिन कर रहा था वो सारे रिस्पॉन्सिबल प्रोफेसर्स हैं, एक बंदा नहीं था, उसके अंदर कोई तकरीबन 9 लोग थे। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर ताहिर शमसी को हमने बाहर से बुला रखा था और कोशिश ये करते थे कि हर रिपोर्ट जो है वो वेरीफाई हो। असल मसला ये बना कि जब गए हैं नवाज शरीफ साहब हमारे पास से, तो वो 6 नवंबर को डिस्चार्ज होके और शरीफ सिटी चले गए थे, यानी 14 दिन हमारे पास रहे। उस दौरानिया में हमने उनके प्लेटलेट्स भी स्टेबलाइज किए, उनकी बाकायदा ट्रीटमेंट भी हुई, बीच में एक डेंटल ट्रीटमेंट भी हुई, जो भी सहूलत चाहिए थी उनको सब सहूलतें मिली। बल्कि मैं खुद भी जब बुली उनको तो ये शोड क्वाइट मन उनका जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ यहाँ जो ट्रीटमेंट हो रहा है। और बल्कि मैंने इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का भी पैगाम पहुंचाया कि अगर आप बाहर से कोई मुआलिज बुलाना चाहते हैं तो हम वो मुआलिज भी मंगवा लेते हैं, बुलवा लेते हैं उनको, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। जब ये एक दफ़ा शरीफ सिटी गए हैं, फिर उसके बाद इन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन दी कि उनको यहाँ तसल्ली नहीं है, वो बाहर से जाके इलाज करवाना चाहते हैं। अब जो हमारी रिपोर्टें थी उसके अंदर कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनमें फॉर एग्जांपल जेनेटिक टेस्ट वगैरह वो वहाँ जाके करवाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि उनको दिल का प्रॉब्लम दोबारा अकॉर्डिंग टू हिम उनके दिल की प्रॉब्लम मसला जो था वो बढ़ रहा था, और जहाँ वो 2 दफ़ा इंटरवेंशन अपनी पहले इंग्लैंड करवा चुके थे तो वो दोबारा उसी प्रॉब्लम उसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना या कार्डियक सर्जन को दिखाना चाह रहे थे। तो इंसानी हमदर्दी के तहत मैं ये बात क्लियर बार बार करती हूँ कि एक ह्यूमेन एटीट्यूड रखते हुए हुकूमत ने इजाज़त दी। उन्होंने एक कमिटमेंट की, उन्होंने ये कमिटमेंट की कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो अपना इलाज करवाऊंगा और
पहले 6 हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्टें भेजूंगा, जिसके बेसिस पे उनकी बेल की एक्सटेंशन होनी थी। दिसंबर में जब उन्होंने रिपोर्ट भेजी तो उस रिपोर्ट के अंदर वही बातें लिखी हुई थी जो हमारे डिस्चार्ज स्लिप में बैठी हुई। तो हमारा जो बोर्ड उसने एतराज़ किया कि अगर आपने वहाँ कोई अपने टेस्ट करवाए हैं, कोई इंटरवेंशन करवाई है, तो वो हमें रिपोर्ट भेजें ताकि हम रिकमेंड कर सकें कि आपको मजीद बेल में एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उसके बावजूद आपको पता है जनवरी का महीने के अंदर मैंने खुद पर्सनली फ़ोन करके डॉक्टर अदनान को कहा कि आप क्यों नहीं हमें रिपोर्टें भेज रहे, यू हैव टू सेंड अस दोज रिपोर्ट्स, क्योंकि हम रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखेंगे तो बोर्ड रिकमेंड कर सकेगा ना। तो इसका मतलब है हमारी इंटेंशंस तो उनके इलाज के लिए बहुत अच्छी थी, उनकी अपनी इंटेंशंस अगर इस तरह की थी कि वो इलाज नहीं करवाना चाह रहे थे तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ तक कि मार्च के महीने में जब बहुत शोर मचा तो उन्होंने कहा कि जी फलां तारीख के मार्च के महीने के अंदर उनकी इंटरवेंशन होने लगी है। फिर सुना कि उन्होंने इनकारी इस बात पे कर दी है कि मेरी बेटी मेरे पास आएंगी तो फिर मैं करवाऊंगा। अब बताइए, इस तरह की जब बातें होती हैं सामने तो बदएतमादी तो आ जाती है। आप कैसे एतबार कर सकते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब, बदएतमादी क्या आप नहीं समझती कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, इन लोगों के बयानात से ये बदएतमादी महकमा सेहत पंजाब पर भी आती है? क्योंकि रिपोर्ट्स उनका जिक्र हो रहा है जो रिपोर्ट्स महकमा सेहत पंजाब में हुई, जो आप लोगों ने करवाई, आपकी कस्टडी में थे। तो क्या ये आप लोगों के ऊपर एक चीज़ नहीं आ रही है कि आप लोगों ने रिपोर्ट्स गलत करवाई हैं? क्या वही सीनियर प्रोफेसर्स जिनकी आपने मदद ली थी उनके ऊपर ये बात नहीं आ रही? उनके लिए ये एम्बैरसमेंट नहीं है कि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं थी? देखिए जी, मैं आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय माय प्रोफेसर्स। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बात बता रही हूँ, मैं अपने प्रोफेसर्स के साथ खड़ी हूँ और मुझे बहुत यकीन है कि उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की। इस तरह की बातें जब आती हैं सामने तो मैं आपको दोबारा पूरी तसल्ली से कहती हूँ कि मुझे अपने प्रोफेसरों पे बहुत यकीन है कि उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। सो आई हैव फुल फेथ ऑन देम। डॉक्टर साहब, ये जो रिपोर्ट्स थे, इनके जो टेस्ट थे, ये क्या शौकत खानम से हुए या चुगताई लैब से हुए थे? देखिए जी, हमारे पास खुद भी टेस्ट हुए, जो सर्विस हॉस्पिटल की अपनी लेबॉर्ट्री है उसमें भी टेस्ट हुए, चुगताई लैब में भी हुए। और मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, सबसे बड़ी ये बात है कि सारी तरफ इनकी वेरिफिकेशन हुई और पूरी कोशिश की गई कि हर किस्म की हम उनको सहूलत दें। यहाँ तक कि मैं खुद भी, जब मैंने आपको बताया मिली हूँ जाके, तो मैंने यही पूछा था कि आपको सारी सहूलतें यहाँ मिल रही हैं। उनके सारे टेस्टों की इस वक्त भी हमारे पास रिपोर्ट्स के अलावा सैंपल्स भी पड़े हुए हैं। तो इसलिए कोई मेरे डॉक्टर साहब, ये तो आपकी बात दुरुस्त होगी। क्या अब आप क्या करने जा रही हैं? अब हुकूमत पंजाब इन तमाम हालात में, जब मियां नवाज शरीफ नहीं किसी ने ये अब मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की वजह से, अजीम भाई, आपने एक बड़ा अहम सवाल अब किया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना। अब वापस लाने के मसले में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सट्रेडिशन पॉलिसी जो है उस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। आपके सामने है कि ऑलरेडी शिबली फराज साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद दी गवर्नमेंट इन यूके के आप मेहरबानी करके इनको भेजिए वापस, क्योंकि ये एब्सकॉन्डर हैं। तो दे आर वर्किंग ऑन इट। और क्योंकि हमने ये सारी रिपोर्टें जो थी और कैबिनेट के सामने जब देखे ना, जब रिपोर्ट्स इन्होंने मुकम्मल नहीं भेजी तो उसी बोर्ड ने ये कहा कि इनकी बेल को कैंसिल करें, क्योंकि ये हमसे फैक्ट्स एंड फिगर्स छुपा रहे हैं या हमें कम से कम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो ये जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर हम किसी किस्म का कमेंट नहीं पास करेंगे और ना ही हम तैयार हैं कि हम इसको सपोर्ट करें कि इनको मजीद बेल में एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। उसी बेसिस के ऊपर हमने अपना कैबिनेट के सामने रखी। कैबिनेट ने उस बेल को कहा कि इसको कैंसिल करें। इन रिकमेंडेशंस के साथ फेडरल गवर्नमेंट को भेज दिया गया और मुसलसल अब फेडरल गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि उनको वापस लाया जाए। और आपके सामने कोर्ट के अंदर इनका केस है, उनको एक तरफ से तो बेल मिली भी है लेकिन दूसरी तरफ से ही इज एन एब्सकॉन्डर, और वहां एब्सकॉन्डर होने की वजह से वो जब तक खुद पेश नहीं होंगे किसी किस्म की कोई शुनीदी विल कंसिडर टू बी एन एब्सकॉन्डर। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर भी हैं और आप अपने शोबे से एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और बड़ा देखती हैं। जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से गए और जब आप बल्कि आपके हॉस्पिटल से, सरकारी अस्पताल से गए शरीफ कम्प्लेक्स, उसके बाद गए तो जहाज़ में बैठते ही उनकी सेहत ठीक हो गई थी, जो वो खा रहे थे जहाज़ में। उसके बाद अब वो बड़ी चहलकदमी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बतौर एक प्रोफेसर क्या आप समझती हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाना चाहिए?
देखिए, मेरे पास अभी जो रिपोर्टें उन्होंने जमा करवाई हैं वो कोर्ट्स में जमा करवाई हैं। हमें अगर रिपोर्टें मिलें तो हम ज़रूर उन रिपोर्टों के ऊपर जो है मुआवजना करके हम ज़रूर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। बोर्ड के सामने मैं वो रिपोर्टें रखूँगी और बोर्ड जो है वो अपना ओपिनियन ज़रूर देगा, बिकॉज उसके अंदर हमने वी हैड कार्डियक सर्जन, उसके साथ हम कार्डियोलॉजिस्ट था, उसके अंदर वी हैड अपना नेफ्रोलॉजिस्ट थे, उसके अंदर फिजिशियंस थे, उसके अंदर हीमेटोलॉजिस्ट। आप रिपोर्टें ले रही हैं कोर्ट से इसकी? बोर्ड में लोग इनकी थे, वो जमा सारे जमा रिपोर्टें देखे। जो इन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई हैं अभी तक आपके पास नहीं आई? आप ले रही हैं वहाँ से? नहीं, वो तो अब अगर होम ऑफिस जो है वो भेजेगा हमारे पास तो हम जरूर देख लेंगे। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम ऑफिस, क्योंकि जो भी होना है अब होम ऑफिस ने करना है। तो जिस दिन वो हमें रिपोर्टें भेजेंगे, क्योंकि पहले भी जब भी रिपोर्टें आई हैं वो होम ऑफिस के थ्रू हमारे पास आई हैं। ये कहिएगा, डॉक्टर अदनान कहते हैं 26 जून को भी एक रिपोर्ट भेजी गई थी। 26 जून को वो कहते हैं पंजाब हुकूमत को हमने 26 जून को रिपोर्ट दी थी। नहीं, बिल्कुल गलत बयानी है। देखें, पंजाब हुकूमत के अंदर ही इज अंडर द कस्टडी ऑफ द होम ऑफिस। होम ऑफिस ने इससे पहले हमें जितनी रिपोर्टें भेजी उसके ऊपर हमने बोर्ड से ओपिनियन लेके वापस होम ऑफिस को दे दिया। अब जब भी हमें होम ऑफिस उनकी मजीद रिपोर्टें भेजेगा, हम फिर बोर्ड को बुला के बोर्ड की मीटिंग करवा के और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बना देंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया मियां नवाज शरीफ। पंजाब में आपने लॉकडाउन दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया है, कुछ दोबारा केसेस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, तो क्या मजीद ऐसा होने जा रहा है? मजीद इलाके कोई नज़र में है? देखिए, एहतियात वो कहते हैं ना, जितना प्रिवेंशन कर सकें, एहतियात जो है वो इलाज से बहुत बेहतर होती है। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपके सामने है केसेस की तादाद तो बहुत हद तक कम हो गई है। कल के 24 घंटे के अंदर को तकरीबन 55 केसेस नए सामने आए हैं, हालांकि 8,500 टेस्ट किए गए थे। लेकिन कुछ इलाकों में, एक ख़ास मखसूस इलाकों के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा थे। तो जो इस मखसूस इलाके के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा थे उनमें उनको बंद कर दिया गया है कुछ अरसे के लिए। फॉर एग्जांपल 28 केसेस एक ही इलाके के अंदर, एक ही महल्ले में आ जाएं तो वी हैव क्लोज देम डाउन। इसी तरह क्या कहते हैं, रावलपिंडी के भी चंद इलाके जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, और इसी तरह गुजरांवाले के चंद इलाकों को बंद कर दिया गया। और लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हुकूमत इन कामों में बड़ी सीरियस है। खुदा न खास्ता कोई केसेस बढ़ने शुरू हुए तो जो इस वक्त सारी कारोबार खोला गया है, सारी दुकानें खोली गई हैं, वो इसी मकसद के लिए खोली गई हैं कि आप हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करते हुए अपना कारोबार चलाएं। लेकिन अगर ये तदाबीरें ना, जो SOPs नहीं प्रैक्टिस की आपने, तो फिर ये ना हो कि केसेस की तादाद बढ़े और दोबारा हुकूमत जो है वो लॉकडाउन की तरफ उसे मजबूरन जाना पड़े। बाहर के मुल्कों के अंदर आपको पता है कि सेकंड वेव भी आती है। अभी तक अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहुत हद तक बचत हुई भी है। लेकिन जिस तरह की लापरवाही हम कर रहे हैं, अगर इसी तरह करते रहे तो मेरा ख्याल है फिर हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि क्या पंजाब हुकूमत कोई तहकीकाती कमीशन बनाएगी मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के हवाले से? डॉक्टर से पूछगिछ की जाएगी, तिब्बी हमले से पूछगिछ की जाएगी? देखिए जी, अगर वट एवर द गवर्नमेंट सेज, अगर गवर्नमेंट डिमांड करेगी तो बिल्कुल करेंगे। और इसी वजह से आई हैड इंश्योर्ड, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने डॉक्टर अयाज महमूद से आज भी बात की और उनको कहा कि आपके पास जितनी रिपोर्ट्स और उनके सैंपल्स हैं, आई होप दे आर इन योर कस्टडी एंड यू कीप इट सेफली इन योर कस्टडी, क्योंकि अगर कोई इंक्वायरी की ज़रूरत हुई तो वी शुड हैव ऑल द सैंपल्स रेडी टू बी सीन। जी ठीक है, अगर इंक्वायरी की ज़रूरी हुई, कमीशन बनाना पड़ा तो ज़रूर कमीशन बनाएंगे और जो रिपोर्ट्स पास हैं उनके हवाले से भी उनको डिफेंड किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी हुकूमत की वजारतों, इदारों और कंपनीज़ में खिलाफ ज़ाब्ता अफसरान की तैनाती के खिलाफ 4 माह बाद तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी और चंद वज़रा की जानिब से मनपसंद अफराद की तैनाती का इंकशाफ भी हुआ है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की हिदायत के बावजूद
पावर डिवीजन और वजारत हाउसिंग ने इंक्वायरी कमेटी को रिकॉर्ड फराहम ही नहीं किया। कल होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इसके अलावा 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट में और क्या इंकशाफात हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब कहिएगा, तहकीकात मुकम्मल हो गई, कल काबीना इजलास में रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्या फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट की? ये बुनियादी तौर पर एक बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था जिसके मुताबिक वो इस बात का जानना चाहते थे कि जो अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुस्तफा इंपैक्ट केस में फैसला था, जिसके मुताबिक कोई भी सरकारी इदारे हों, तैनातियां हों, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, कोई भी ऐसा अमल जिसमें वफाकी हुकूमत का रोल था, वो तमाम तरह मंजूरी वफाकी काबीना से लिए जानी लाजिम थी। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वफाकी काबीना में जब आप कोई तैनाती करनी हो, डेपुटेशन पर किसी अफसरान को लाना हो, एक्टिंग चार्ज पर लेके आना हो, तो मेंबरान सवाल करते हैं क्या ये उम्मीदवार मौजू है या नहीं है। बहुत से केसेस के अंदर गैर मौजू उम्मीदवारों को काबीना रिजेक्ट करती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी ये सिलसिला जारी रहा, खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियां होती रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियां हुई। प्राइम मिनिस्टर के नोटिस के बाद 19 मई को कमेटी बनी, टाल मटोल का सिलसिला रहा, क्योंकि अफसरशाही इसकी रिस्पॉन्सिबल थी और कुछ वुज़रा का भी इसमें रोल था। बहुत मुश्किल से अल्लाह करके तकरीबन 4 महीनों के अंदर ये रिपोर्ट मुकम्मल हुई है। हतमी रिपोर्ट कबीना को अरसाल की गई है, जहां पर कल कबीना इसका जायजा लेगी और इसकी जो कॉपी है इस इंक्वायरी रिपोर्ट की, जो कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर एजाज मुनीर की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी थी, जिसकी रिपोर्ट द लास्ट आवर्स को एक्सक्लूसिवली मसूल हुई है, जिसके अंदर पूरा मामला बयान किया गया है कि अगस्त 2016 के बाद अब तक 800 यानी कि 799 अफसरान को खिलाफ ज़ाब्ता मुख्तलिफ वजारतों में, इदारों में और सरकारी कंपनियों में तैनात किया गया। सिर्फ यही नहीं, मुख्तलिफ कंपनियों के MDs, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान भी खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी 90 अफसरान को खिलाफ ज़ाब्ता तैनात किया गया। सिर्फ मामला यहां तक न रुका, जब प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी की हिदायत की तो बहुत सी वजारतों ने रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार कर दिया। अब ये जो सारी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, ये रिपोर्ट हतमी रिपोर्ट है, ये 7 सिफारिशात भी हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि पावर डिवीजन में ने जहां जिसके सरबराह उमर यूब साहब हैं, वजीर हैं, कलमदान उनके पास है, सबसे ज्यादा खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियां उस वजारत में हुई। लेकिन मजाल है कि उन्होंने किसी एक अफसर की रिपोर्ट दी हो। वज़ीर आज़म बरहमी का इजहार कर चुके, कबीना अरकान बरहमी का इजहार कर चुके, लेकिन पावर डिवीजन टस से मस नहीं हुआ। अब कबीना को कहा गया कि जरा उमर यूब साहब से खबर लें, कल जब खुद भी वो इस इजलास में मौजूद होंगे, कि वफाकी कबीना की डायरेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंक्वायरी कमेटी कायम की, लेकिन अब रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। वजारत हाउसिंग ने भी रिकॉर्ड फराहम नहीं किया, जिसको सारे इस केस के अंदर बताया गया है। अब इंटरेस्टिंग मामला यह है कि मंजूर नजर अफराद को, अफसरान को 800 जिनकी तादाद है, वफाकी कबीना से मंजूरी लिए बगैर तैनात किया गया। 90 अभी भी ओहदे पर मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जिन ब्यूरोक्रेसी के जिन अफसरान ने और वुज़रा ने ये खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियां की थी, उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है, क्या कार्रवाई होती है? ठीक है, देखना होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कल काबीना इजलास में ये रिपोर्ट जो है पेश की जाए, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी बताई जाएंगी। बहुत शुक्रिया, सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक और अहम मसला यह है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज कश्मीरियों पर तो जुल्म सितम कर ही रही हैं, लेकिन एक और मामला वहां पर यह हो रहा है कि वहां पर भारतीय फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं, अपनी ही बंदूकों से खुद को गोली मार लेते हैं, अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। और अब भारत ने वहां पर एम्बुलेंस सर्विस भी खत्म कर दी है। कश्मीरियों के लिए एम्बुलेंस सर्विस मौजूद नहीं है। अगर किसी को अपना इलाज करवाना है तो इलाज भी करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये मामला क्या हो रहा है, राना साहब से जानेंगे। राना साहब बताइए, ये क्या है? कोई उन लोगों को नफ्सियाती मरज लाहक हो गया है कि वो कश्मीरियों पर जो जुल्म कर रहे हैं उससे उनके फौजी खुद ही परेशान होते जा रहे हैं, किसी नफ्सियाती मरीज की तरह खुदकुशियां कर रहे हैं, या अपनी फौज से इतने नाराज़ हैं वो? देखिए, एक तो वहाँ पे हो गया रहा है कि वहाँ पे जो छोटे फौजी हैं, जिन्हें ये लड़ने के लिए भेजते हैं, जिन्हें ये मुख्तलिफ जगहों पे तैनात करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती। और उसके बाद जो उनके अफसरान हैं,
अफसरान बाला जो हैं उनके साथ ऐसा नारवा सलूक करते हैं। उनको खाने में क्या मिलता, आपने कई दफ़ा उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, खुद वो फौज के अपनी ही फौज के खिलाफ बोलते हैं। वहाँ पे ये आलम हो चुका है इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर। ये हमारी स्क्रीन पे तस्वीरें नज़र आ रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर एक दिन में 3 इंडियन फौजियों ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। अपनी ही राइफल से अपने आप को गोली मार ली। और जो उन्होंने ख़त लिखा, जो उसमें एक लेटर उनकी लाश के बाद से मिला, उस पर लिखा कि हम ये खुदकशी अपने अफसरान के सलूक की वजह से कर रहे हैं। अच्छा, ये बाकायदा। और 3 एक दिन में खुदकशियाँ होनी, 3 अफराद का एक दिन में मरना फौजियों का, और तीनों का एक ही कहना कि हमारे अफसरान जो है उनकी बदसलूकी, उनकी हमारे साथ ज़िल्लत तमेज़ रवैया, हमें खाने के लिए बदतरीन गंदा तरीन खाना देना, ये सारी चीज़ें लिख कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। अब जब हम जुल्म करेंगे तो जुल्म करने के साथ साथ आपके साथ जो होगा वो अल्लाह की कुदरत। वो कहते हैं हमें तो है शूदर ना। समझा जाता है, उनके जो हैं सिपाही कहते हैं कि हमें शूदर समझते अच्छा, हैं। शूदर भी समझा जाता है। उसके बाद मज़े वाली बात यह है कि अगर हम ये जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उनको दिखाते हैं कि एक जो लाश है फौजी की, उसको ताबूत में ले जाने की बजाय उसको हाथ बांधे हुए हैं उसके, एक आर्म स्टिक पे रखा हुआ है, और उसके बाद उसे शॉपर बैग में बंद करके और आराम से डब्बे में, उसके गत्ते के डब्बे में बंद करके उसे भेजा जाता है। जब अफसर भी उनका मरता है तो उसको ताबूत में लेकर जाते हैं। ये तो वहाँ पे इनके फौजियों के अंदर एक नफ्सियाती मरीज़ भी बन गए हैं, नफरत भी पैदा हो गई अपनी ही फौज के खिलाफ। और दूसरी तरफ भारतीय फौजियों ने वहाँ पे क्या किया कि भारतीय फौजियों ने ये एक स्क्रीन पे अभी आप देखेंगे, हम दिखाते हैं कि एक एम्बुलेंस वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जिन जिन मुसलमान जहाँ आबादियों में कश्मीरी मौजूद हैं, कश्मीरी, और जहाँ से इन्हें आवाज़ आती है कि यहाँ से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नारा लगता है। उन आबादियों के बाहर तैनात जो फौजी अफसरान हैं, फौजी हैं, उन्हें हदायत की गई है कि अंदर कोई बीमार है, कोई मर रहा है, किसी की तबीयत खराब है, ना उसे अंदर से बाहर अपनी गाड़ी में आने देना है, अच्छा। ना ही वहाँ पे एम्बुलेंस जाने देनी है। ये एम्बुलेंस जो हमें नज़र आ रही है, ये एम्बुलेंस जो है ये बाकायदा एक इलाके में जा रही थी जहाँ पे बहुत से कश्मीरी जहरीला पानी पीने से बीमार हो गए। अब उस एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया गया, उसको रोक दिया गया। रोकने के बाद फौजी जो है उसने उसे वापस भेजा, और उसके साथ साथ बाकायदा वहाँ के अस्पतालों में यह कह दिया गया कि इनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। यानी ये जुल्म की इससे ज़्यादा इंतहा क्या होगी कि पूरी दुनिया के अंदर, जंगों के अंदर भी जब जंग होती है तो अस्पतालों पे हमले नहीं होते, मरीजों को नहीं कुछ कहा जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसी न किसी तरीके से भारत अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए, नरेंद्र मोदी जुल्म की इंतहा करने के लिए चंगेज़ खां को भी पीछे छोड़ गया है, और ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। तो राना साहब ये कहिएगा कि आप उधर की फैमिलीज़ की बात करें, अगर भारतीय फैमिलीज़ की बात करें, माओं की बात करें, तो वो अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजना चाहती हैं वो, और फौज में भेज दें तो उन फौजियों को उनकी फैमिलीज रोकती हैं कि आपने कश्मीर में नहीं जाना है। तो नरेंद्र मोदी को ये खौफ नहीं आ रहा कि हमारी फौज ही हमारे खिलाफ बगावत कर सकती है? खुदकुशियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, बगावत हो चुकी है। अब वहाँ पे आप देखें, हम कल के प्रोग्राम में, जो कल प्रोग्राम होगा, चले हम उसमें आप ऐसी फुटेज दिखाएंगे हमजा के, जिसमें बहुत से फौजी गाड़ियों में बैठकर कितनी बटालियन ज़बरदस्ती वापस जा रहे हैं। अच्छा। और बाकायदा इस्तीफे दिए हैं। ये कल के लिए हमने स्टोरी रखी हुई है कि उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें कहा गया आपका कोर्ट मार्शल होगा, कोर्ट मार्शल करें, जो मर्जी करें, हम नहीं यहाँ पे रहेंगे। और तो और आपको पता है, जो मकबूजा कश्मीर में फौजी मरते हैं, जो मुजाहिदीन के हाथों मरते हैं, जहाँ नवसल होते हैं, उनकी लाशें उनके घर वालों को नहीं दी जाती। अच्छा, उन्हें बताया ही नहीं जाता। तो वो किधर लाशें करते उनकी हैं? लाशें जो है वो जला दी जाती हैं, उधर ही जला दी जाती हैं, या सर्द खाने में रख दी जाती हैं। फिर जब उनके घर वालों को उस वक्त बताया जाता है जिस वक्त मामला पुराना हो जाता है, और फिर उन्हें कहा जाता है कि ये बात मीडिया में न जाए, फिर उन्हें कहा जाता है आप बोलेंगे नहीं। यहाँ तक हो रहा है। और हम उसके भी कल के प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी दिखाएंगे। ये तो नफरत तो वहाँ पैदा हो चुकी है, फौज के अंदर बगावत हो चुकी है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आपको नजर आएगी। जी, बहुत बड़ी तहरीक नजर आएगी, बहुत बड़ी तहरीक नजर आएगी। और भारतीय फौज बगावत पर उतर आई है, खुशियां करना शुरू हो गई, अपने अफसरान से भी नाराज है और अपनी हुकूमत से भी नाराज है। आज के द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।